My dear students, welcome to my channel ऑल स्टूडेंट्स स्टडी। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मैं आशा करता हूं। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, ठीक ना? आपको इस वीडियो में अध्ययन किस तरह से करना चाहिए, अध्ययन करने की दिशा क्या होनी चाहिए, अध्ययन कब करना चाहिए, हमें कब अध्ययन की तैयारी करनी चाहिए, हमें अपने नोटबुकों को कब कंप्लीट करने का समय अपनाना चाहिए, इन सब से संबंधित आपको कुछ जानकारियां देने वाला हूं। इन जानकारियों को ध्यान से सुनेंगे और हेडिंग आपके सामने कुछ दिखाई जाएंगी, उसे आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा एवं जो है ज्ञानप्रद ये वीडियो है। इसे आप इग्नोर ना करें, जरूर देखें, जिससे आपके अंदर सुधार होवे। हर एक चीज व्यक्ति करता है, लेकिन यदि उसे उसके करने का ज्ञान ना पता हो तो वह व्यक्ति उस कार्य में सफल नहीं होता है। आप सबको ये सब मैंने क्लास अटेंड करते समय बहुत ही समझाया है। हर चीज़ों पे डिस्कस में पढ़ाते समय करता भी रहता हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दें, यह भविष्य के लिए भी आपके उत्तम वीडियो है। क्या है, जरा सुनिए। इसे सुनकर आपका जिंदगी जरूर बदलेगा। पहली बात संस्कार की है। संस्कार जो हमारे होते हैं, ये हमें अपने घर परिवार, अपने पास पड़ोस से ही मिलते हैं। हम उनका देख करके अवलोकन करते हैं, तो यदि उनका विचार उत्तम है तो हमारे अंदर वह विचार आएंगे, और यदि उनके विचार अच्छे नहीं हैं तो हमें उनके विचार अच्छे नहीं हैं तो हमें भी वही विचार मिलेंगे, वो भी नहीं अच्छे होंगे। तो संस्कार हमें अपने परिवार से मिलता है, और संस्कार हमें अपने अच्छे विचारों का एक समूह, संगठित एक तरह से कह लीजिए गुण है, जो हमें अच्छाइयों की तरफ झुकाता है। अब हम आपसे बात करते हैं, अगली हेडिंग है कि विद्या ददाति विनयम विनयाति यात पात्रताम। उसके बाद पात्रत्वाद धर्मापनोति धनाद धर्म तथा सुखम। इस श्लोक के माध्यम से विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें क्या देती है? विनय देती है। हम यदि विद्यावान हैं, ज्ञानवान हैं, तो हमारे अंदर विनम्रता होगी, और यदि हम विनम्रता प्राप्त कर लेंगे तो हमारे अंदर पात्रताम माने योग्यता अपने आप जन्म ले लेती है। विद्या से हमें क्या लाभ है? विनम्रता प्राप्त होती है, और वही विनम्रता हमें योग्यता देती है, माने हम उसके लायक हो जाते हैं, किसी कार्य को समझने, उसको निर्वहन करने के योग्य हो जाते हैं। जब हम इस तरह हो जाते हैं तो पात्रता जब आ जाती है तो धर्मापनोति, तो हम धन का अर्जन करने लगते हैं, धन प्राप्त कर लेते हैं। भाई, आपको किसी भी चीज में यदि योग्यता हासिल है, आप उसमें पारंगत हैं, तो आप जरूर ही अपने आप को, अपने परिवार के लिए धन का एक स्रोत बना सकते हैं। ऐसे ही जब आप धन कमाएंगे तो धनाद धर्म तथा सुखम, तो धन से आप धर्म का कार्य करेंगे, और जब आप धन और धर्म से ओतप्रोत हो जाएंगे तो आप सुख का अनुभव करेंगे। ठीक इस प्रकार से आपने इस श्लोक का अर्थ जाना, और इसे जरूर अपने जीवन में उतारिए। बहुत ही अच्छी चीजें आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। अब आगे आप देखेंगे, पठन पाठन का सही ज्ञान एक हेडिंग है। हमें पठन पाठन का सही ज्ञान ना अगर हो तो हम अपनी कितनी भी पढ़ाई कर डालें तो हम सफल नहीं होंगे। जैसे भाई, आपको कहीं जाना है, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको कहीं जाना है, यदि आपको उसका ज्ञान नहीं है तो आप जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए, आप अपने मंजिल को नहीं पाएंगे। ऐसे ही पठन पाठन का भी सही ज्ञान होना चाहिए। तो सही ज्ञान क्या है? सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा, आप पठन पाठन के लिए क्या दिशा अपनाते हैं। देखिए, पठन पाठन की जो दिशा होनी चाहिए
वो पूर्व अथवा उत्तर दिशा होनी चाहिए। ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छी चीज है। पठन पाठन की तो बहुत वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन यह आपके उस चीज को संवारने का एक तरीका है। ये वीडियो आपको बहुत कुछ शिक्षा देगा, आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। इस वीडियो से आपको ज्ञान मिलेगा, आप समझा सकते हैं। तो पठन पाठन की दिशा क्या हो बाबू? पूरब या तो उत्तर होनी चाहिए। भूल करके दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में आप बैठकर कभी ना पढ़ें। पूर्व दिशा में क्यों पढ़ना? क्योंकि पूर्व से हमें सूर्य का, आप देखते हैं पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है। जब सूर्योदय होता है तो नए दिन का हम शुरुआत करते हैं, नए दिन का हम आभास करते हैं कि नया दिन हो गया, नई सोच हो जाती है, नया सवेरा आप देखते हैं, नई किरणें आती हैं, सारी चीजें नई होती हैं। सूर्य से हमें जो है ये ऊर्जाएं प्राप्त होने लगती हैं। इस तरह से हमें अगर नए की ओर बढ़ना है, अच्छे कार्य करने के प्रति सफल पॉजिटिव सोच रखनी है, तो हमें पूर्व दिशा को अपनाना शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा आप सुने होंगे, हमारे ऋषियों मुनियों की जो निवास स्थली है, खान कह लीजिए, वह उत्तर दिशा ही है। हिमालय पे आप सब सुने होंगे, बहुत से ऋषि मुनि हिमालय की जो है चोटियों पर बसे, वहां अध्ययन किए, वहां ये खोजा, ये किया, ये बूटी लाई, सुने ही हैं। तो ऋषि मुनि क्या होते हैं? विद्वान होते हैं। तो ये ऋषि मुनि जो हमारे होते हैं, इस विद्वता के कारण जाने जाते हैं। इसका मतलब उत्तर दिशा हमारे लिए क्या है? सटीक है, हमारे ज्ञान में विकास होगा, हम अपने आप में सुधार ला सकते हैं। इसलिए हमें पूर्व और उत्तर दिशा को अपनानी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, कहते होंगे सर वो तो ऋषि मुनि जो है पूरब बहुत दूर रहते होंगे। दूर रहते हैं तो बात अलग है। आपके घर से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर अगर गुलाब के जो है बागीचे हैं, अगर एक बागीचा गुलाब का है, तो गुलाब का फूल अगर वो सुगंध बिखेरा है तो हवा चलेगी तो आपके घर तक खुशबू जरूर आएगी। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा मानना है, भागवत में ऐसा वर्णन है कि उत्तर दिशा विद्वत जनों की दिशा है। उस दिशा में पढ़ने से हमारे अंदर ज्ञान में सुधार होना निश्चित है। अगला हेडिंग आपका है, अध्ययन कक्ष पूर्व दिशा में होना चाहिए। आपका अध्ययन कक्ष आपके घर पर जो भी है वह पूर्व दिशा में हो। अगर उत्तर दिशा में है तो आप पूर्व दिशा में बैठ करके पढ़ें। यदि उत्तर दिशा में ही है तो पूर्व दिशा की ओर भी, यानी आपको मिला जुला के पूर्व दिशा को अधिक चुनना है, नहीं तो उत्तर दिशा। दोनों दिशाएं उत्तम कोटि की मानी जाती हैं, ऐसा भागवत में वर्णन है। आप विद्वत मंच से सुने भी होंगे और उसी का मैं आपको अध्ययन करा रहा हूं, इसलिए ताकि आप पठन पाठन करें और उसका सुधार होवे। नहीं तो पठन पाठन करने से आप कोई लाभ नहीं पाएंगे। आप जो पढ़ेंगे वह भूल जाएगा, आपके अंदर सुधार नहीं हो पाएगा, आप परेशान रहेंगे। ठीक। अगला हेडिंग है, अभिभावक बंधु इन्हें सुबह जल्दी जगाएं, तुलसी में जल डलाएं और मंत्र का जाप कराएं, जैसे श्री राम जय जय राम, सरस्वती नमः। ये सब तमाम मंत्र जो भी हों, तो सुबह बच्चों को जल्दी उठना ही चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे प्रायः जल्दी उठ जाते हैं। यदि वो नहीं उठते हैं तो उनकी कमियां हैं। हमें सुबह उठ करके बिना स्नान किए तो पठन पाठन नहीं करना चाहिए। फिलहाल यदि संभव नहीं है तो आपके लिए कुछ बाधा भी हो सकती है, इसलिए पठन पाठन के लिए स्नान आवश्यक है। क्योंकि कहा गया है कि जैसी राखो शुद्धि वैसी होवे बुद्धि। आप जैसी शुद्धि रखेंगे, शुद्धि माने सफाई, वैसी आपकी बुद्धि होगी। इसलिए अपनी शुद्धता रखिए ताकि आपकी बुद्धि अच्छी हो। जैसी बोलें, जैसी पिए पानी वैसी बोलें बानी। ठीक है ना? इस प्रकार से अगला, जैसे खाएं अन्न वैसे होवे मन। हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। इन सब चीजों पे आप अमल करेंगे और आपको सुबह स्नान करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, अभिभावक बंधु बच्चों को जगा दें समय से
और वो सुबह उठें, स्नान करें, तुलसी में जल डालें और मंत्र का जाप करें। प्रभु का कोई भी मंत्र आपको जो अच्छा लगे, सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जो भी आप चाहते हैं उसका जाप करिए। ठीक है। अगला हेडिंग है कि बच्चों की कमजोरी का मुख्य कारण कम उम्र में स्कूल भेजना, समझने सोचने की शक्ति का विकास न होना। ये है, यहाँ लिखा है मन स्थिर रहता है। यदि आप ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके मन स्थिर होंगे। स्थिर होने का मतलब आप सुने भी होंगे, आप खुद आभास किए होंगे कि आपने कुछ याद किया, आपके मन से हट गया, इसका मतलब आपका मन स्थिर नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चा वही लेसन पढ़ रहा है, उसी लेसन के बारे में पूछ लिया गया, बच्चे को याद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, आपका मन स्थिर नहीं रहता। इसे आप सीधा सीधा समझिए, आपके अंदर कुछ कमियां अवश्य हैं। अब देखिए, बच्चों की कमजोरी का एक मुख्य कारण मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे कि जब बच्चे का मुख्य कारण क्या है, जब बच्चे को हम कम उम्र में विद्यालय भेज देते हैं। सबसे पहली बात, शिक्षा का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं शिक्षा का तो सपोर्ट कर रही हूं, शिक्षक मैं खुद हूं। बट एक चीज आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारे जो पूर्वजों ने विद्यालय भेजने की जो प्रक्रिया बनाई थी, वो बनाई थी 5 वर्ष के बाद, यानी 5वें वर्ष से बच्चे को स्टडी करानी चाहिए। हम आप क्या करते हैं, 2 वर्ष 3 वर्ष से ही बच्चे को विद्यालय भेजना शुरू कर देते हैं। अब आप एक बात बताइए, माँ के गर्भ में बच्चा कितने महीने के बाद स्वस्थ माना जाता है जब बाहर आए? 9 माह। अगर 9 माह है, 9 महीने के बाद यानी 9वें महीने में बच्चा अगर बाहर आता है तो उसे पूर्ण स्वस्थ माना जाता है। अब आप अपने पठन पाठन की जल्दबाजी के लिए 7वें महीने में भी चाहें तो उसको निकालने पठन पाठन कराएं, संभव हो सकता है? नहीं। प्रकृति का जो नियम है, आप मान प्रकृति ने किसी वृक्ष को फल देने का एक समय निर्धारित किया है। हम उससे कम उम्र में ही फल चाहे कामना करें तो फल मिल नहीं सकता है। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे ही हमारा बच्चा जब कम उम्र में विद्यालय जाएगा, उसकी कैपेसिटी नहीं उतनी रहेगी, क्षमता नहीं होती है, उसके मन का बौद्धिक यानी बौद्धिक विकास कहिए, उसका बौद्धिक विकास नहीं पूरा होता है। बच्चा जब 5 वर्ष की उम्र पार कर लेता है, 5 वर्ष में प्रवेश कर जाता है, तो उसका माइंड जो होता है वो डेवलप कर जाता है, विकसित हो जाता है। भाई आप ये बताइए, छोटा बच्चा है, उसको आप 50 किलो 30 किलो वजन दीजिए, लेके जाएगा? नहीं जाएगा। उसकी उम्र उस योग्य होगी, उस लायक होगा, तभी लेके जा सकता है। तो इस कंडीशन में हमें कम उम्र में बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। बच्चों को स्कूल का ये प्रोसेस बनाया किसने? विद्यालय वालों ने। कम उम्र में बच्चे विद्यालय आएंगे, उनको फीस मिलेगा है, बच्चों को फीस। हमारा बच्चा 2 वर्ष का ही है, विद्यालय जाने लगा। अब 2 वर्ष का है तो बच्चा विद्यालय जाने लगा, फीस हमें देना ही है, और हमारे बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, दब जाएगा। अब देखिए 10 किलो का बच्चा है, 15 किलो का बच्चा है, 5 किलो का बैग लेके टहलता है, परेशान रहता है बेचारा, टेंशन रहती है, बस कहाँ है, कैसे जाऊं है, उसके अंदर गलती होगी, सर मारेंगे, डांटेंगे, उसकी बौद्धिक जो विकास होनी चाहिए वो रुक जाती है। इसलिए कम उम्र में बच्चे को विद्यालय हमें नहीं भेजना चाहिए। समझने सोचने की शक्ति का विकास कम हो जाता है, बच्चा समझने सोचने में कमजोर होता है, उसका माइंड डेवलप नहीं कर पाता है। आप ये बताइए जरा, आर्यभट्ट जैसे महान विचारक, महान गणितज्ञ, ये सब हमारे 5 वर्ष से ही तो स्कूल में गए थे। विवेकानंद जी 5 वर्ष से ही विद्यालय में पढ़े थे। ऐसे लोगों ने जिन्होंने शून्य पर छक्का छुड़ा दिया, लोगों को तमाम बातें बताई, शून्य पर उन्होंने पूरा अपना भाषण ही देना शुरू कर दिया। तो हम आप भी अपने अध्ययन करने का सही ज्ञान अपनाएं और सही ज्ञान के साथ साथ अपने
विचारों को बढ़ाने की कोशिश करें। बच्चे को शिक्षा दीजिए, बच्चे को 5 वर्ष तक पालिए पोसिए, उसको शिक्षा दीजिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसे आप समझाएं, रामायण गीता की बात बताएं, कहानी उसको सुनाएं, उसको संस्कार भरिए उसके अंदर, ताकि उसके अंदर सुधार हो। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज बताया है। आप इस बात को इतना ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे लाइक और शेयर कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार जरूर व्यक्त करें संक्षेप में, जिससे हमें आपके बारे में कुछ पता चल सके। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल। अब प्रश्न है, अध्ययन कब? आपको अध्ययन कब करना चाहिए? देखिए, पहला काम तो ये है, अध्ययन करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर सूर्योदय के पहले तक के समय को ही माना जाता है। उस समय आपको उठना चाहिए और पठन पाठन उस समय आपको लर्न करने का कार्य अधिक करना चाहिए, ताकि आपका मस्तिष्क पूर्ण रिलैक्स में रहता है। आप जो भी मन से याद करेंगे वो आपको याद हो जाएगा। शाम के समय आपको लिखने का कार्य अधिक करना चाहिए, जिससे आपका कंप्लीट काम हो जाएगा। उसके बाद आप पठन पाठन कुछ कर लीजिए और यदि हो सके तो याद करिए, लेकिन बहुत ही अच्छा समय, उत्तम कोटि का समय सुबह काल का माना जाता है, क्योंकि माइंड पूर्ण रिलैक्स में रहता है, डिस्टर्ब नहीं रहता और सुबह आपका मस्तिष्क प्रसन्नचित्त भी रहता है और आप जो भी पढ़ेंगे याद करेंगे वो पूर्ण तरीके से ध्यान से याद हो जाएगा। दूसरी चीज मेरा कहना ये है, जो आप पढ़ें उसको हफ्ते में 2-3 दिन के बाद जरूर उसको रिपीट कर लीजिए। उसको क्या कर लीजिए? रिपीट कर लीजिए, रिवीजन में रखिए, दोहराते रहिए। ऐसा नहीं आप पढ़ लिए और उसके बाद उसको छोड़ दिए, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी पढ़ाई, किसान की फसल, ये सेम चीज है, ये जान लीजिए। आप एक जो है किसान के समान है। जैसे किसान अगर अपनी फसल को बो करके छोड़ दे, देख रेख ना करे, तो बीज उगेंगे और पनपेंगे। अगर देख रेख नहीं किया, समय से सिंचाई नहीं किया, उसकी दवाई नहीं छिड़का, तो वह फसल नष्ट हो जाएगी। ऐसे पढ़ाई भी है, अगर आपने अध्ययन करके इसको छोड़ दिया, इसका देख रेख नहीं किया, पठन पाठन में इसको नहीं रखा, तैयारी में नहीं रखा, तो यह चीज आपका समाप्त हो जाएगा। विद्या हमारी अभ्यास से बढ़ती है, ठीक ना? विद्या केन वर्धते, विद्या अभ्यास से वर्धते। विद्या अभ्यास से बढ़ती है, इसलिए अभ्यास करिए। अपने आप में यह जरूर कल्पना करिए, आपके गांव का, आपके घर के जो भी कृषक हैं वो अपने फसल की देखरेख कितनी तल्लीनता से करते हैं। उसी तरह आपको भी अपनी पढ़ाई रूपी फसल का पूर्ण ध्यान रखते हुए तैयारी करते रहना, इसकी देखरेख करते रहिए। बिल्कुल आप अपने अध्ययन में सफल रहेंगे। भाई कष्ट तो करना पड़ेगा, नो पेन्स नो गेन्स। स्टूडेंट्स लाइफ इज स्ट्रगल लाइफ। विद्यार्थी जीवन संघर्षमय जीवन होता है। बिना त्याग के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये पढ़ाई एक तपस्या है, तपस्वी जीवन बिताना पड़ेगा। इसलिए पठन पाठन में आप पीछा खींचेंगे तो भविष्य में कुछ कर नहीं पाएंगे। यह बात आपको समझ में आ रही होगी। और एक चीज सुनिए, जो विद्यार्थी है उसके लिए और जो विद्यार्थी नहीं है उसके लिए एक श्लोक किसी ने कहा है कि सुखार्थिनः, श्लोक क्या है? सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इसका मतलब सुख चाहने वाले को, सुखार्थी एक शब्द है,
सुखार्थी माने सुख चाहने वाले को, सुखार्थी न कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा, विद्यार्थी न कुतो सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। भाई पढ़ने वाला लड़का सुख चाहेगा, घर के लोग उसके, गांव के लोग सो रहे हैं, पढ़ने वाला लड़का उनको देख करके सोना चाहे तो उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, वो नहीं पढ़ सकता। विद्यार्थी ना अपने आप को समझे वो। और कहा गया सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, अर्थात उसे विद्या की कामना इच्छा रखनी नहीं चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख को लात मार देना चाहिए, सुख को उसको अनुभव झलक अपने स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए। पठन पाठन कर लो, मेहनत कर लो, विद्या ऐसी चीज है आपको सुख तो देंगी ही देंगी, फिलहाल आप मेहनत करें। इस प्रकार से आप इसे देखें, तैयारी रखें। आगे हम आपको ऐसे ही वीडियो पठन पाठन संबंधित, ज्ञानवर्धक संबंधित वीडियो आपको भेजते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ऑल स्टूडेंट्स स्टडी पर सर्च करिए, नहीं मिलता है तो ऑल स्टूडेंट्स स्टडी लालचंद नोट करिए, उस पर सर्च करिए, वीडियो तुरंत आ जाएंगे और आप तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।